नमस्कार। भूगोल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भारत का भूगोल और इसमें भी हम चर्चा करेंगे भू आकृति विज्ञान की। भू आकृति विज्ञान की आखिर हम देखेंगे कि भारत का किस तरीके की भारत में आकृतियां हैं, किस तरह का इनका महत्व है और क्या इनका उपयोग है और किस तरीके से हमें प्रभावित करती हैं। क्योंकि भूगोल का आप जानते हैं, पहले ही बात कर चुके हैं, मानव और भूगोल का हमेशा से सहसंबंध रहा है, तो इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, भू आकृति की अगर बात करें तो किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होती है, चाहे वो कोई भी संरचना हो। उदाहरण के तौर पे भारत की हम बात करें तो भारत पहले गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। गोंडवाना लैंड का मतलब ऐसे समझिए थोड़ा सा, जैसे जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है तो वो और भी कुछ वैज्ञानिक हैं, उनका नाम हम आगे पढ़ेंगे, तो उनका मानना था कि ये जो ग्लोब है ये पूरी दुनिया है, ये पृथ्वी है। तो इसमें पहले सारे महाद्वीप और सारे महासागर जुड़े हुए थे। महाद्वीप को क्या कहा गया, उसने पेंजिया कहा उन्होंने, और इसको जो महासागर था इसको उन्होंने पैंथालासा कहा, पैंथालासा। तो उन्होंने कहा कि सब जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे विभाजन हुआ संवहनीय धाराओं के कारण। जो संवहनीय धारा थी मध्यजीवी कल्प में, संवहनीय धारा ने अलग करना शुरू कर दिया और एक गति करने लगी जो महाद्वीप है। क्योंकि महाद्वीप नीचे आप जब हम पढ़ेंगे आगे चल के तो आप देखेंगे जो स्थल मंडल होता है ना, ये स्थल मंडल कुछ प्लेटों पर आधारित होता है, कुछ प्लेटों पर स्थल मंडल टिका होता है, इसलिए ये प्लेटें हमेशा मूव करती रहती हैं। तो संवहनीय धाराओं द्वारा क्या किया गया, गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में तोड़ दिया गया। गोंडवाना लैंड का मतलब क्या है, ये जो ऊपरी भाग है इसको अगर 0 डिग्री मान लें तो ये ऊपरी भाग है, इसका ये नीचे वाला भाग है, इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इसको कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। इसको गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड जो है ये लगातार मूव करता रहा, अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिसमें आप देखते हैं एक भारत बन गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक अफ्रीका हो गया, इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अनेक टुकड़ों में टूट गया। और इस तरीके से आप देखेंगे इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर मूव करने लगी। जब ये टूटा तो इसके बाद भारतीय जो प्लेट थी तो ये लगातार उत्तर में जाने लगी और आप यहाँ पे देखेंगे आगे चल के ये प्लेट जो भारत की थी ये यहाँ पहुँच जाती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये लगातार आगे बढ़ती रहती है और यहाँ पे जो यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप होता है और इससे जाके टकरा जाती है। और यहीं पर टकराहट से आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों की, ये महाद्वीपीय प्लेट थी और ये भी महाद्वीपीय प्लेट थी, तो इस टकराहट से क्या होता है, हिमालय पर्वत जैसा एक महान पर्वत बन जाता है। इस तरीके से आप देखते हैं जो गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट अलग हुई थी ये जाके एशिया महाद्वीप से यूरोप एशिया महाद्वीप से चिपक जाती है और यहाँ पे महान हिमालय खड़ा हो जाता है। क्योंकि आप देखें जब ये चिपकती है तो टेथिस सागर होता है, इसमें अवसादी चट्टानें बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो जाती हैं। हिमालय की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, मतलब ये युवा पर्वत है, अभी तृतीय कल्प का है। ये हम समय सारणी के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे, ये तृतीय कल्प का यानी बहुत नया पर्वत है। ये बहुत पुराना पर्वत नहीं है। इसमें ऊंचे शिखर और गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय की तराई में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। जो तराई क्षेत्र होता है नीचे वाला क्षेत्र, इसमें पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत गहरे कुएं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो टेथिस सागर आप समझ गए हैं, ये जो पैंथालासा है इसके बीच में जो जब ये जुड़ते हैं तो इसको टेथिस सागर बोला गया। तो टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये है प्रायद्वीपीय पठार भारत का, ठीक है। इसके उत्तरी किनारा जो था यही तो था सबसे उत्तरी किनारा, क्योंकि ये धंस गया, क्योंकि यहाँ पे हिमालय खड़ा होना था तो ये तो धंस जाता है जब ये, ठीक है। उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों तथा प्रायद्वीपीय पठारों से
ये उत्तर का बेसिन, ये है ना उत्तर का बेसिन, और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों के द्वारा धीरे धीरे भर गया। तो मतलब यहाँ पे एक ऐसा मान के आप चलिए, एक बहुत बड़ा गैप हो गया और धीरे धीरे नदियों ने इसको भर दिया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। आपको समझ में आया? नहीं आया होगा, अब समझ में आ जाएगा। आप देखिए इसको, आप ये सपोज करें ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, भारतीय प्लेट ऊपर की तरफ मूव की। ये गोंडवाना लैंड था, यहां से भारतीय प्लेट अलग होकर नॉर्थ की तरफ मूव की। इसके बाद ये टकरा गई एशिया महाद्वीप से। तो एशिया महाद्वीप पे टकराने से पहले क्या हुआ? पहले हिमालय पर्वत बना, बहुत बड़ी श्रृंखला बनी, और फिर हिमालय पर्वत के जब बन गया तो इसके बाद धीरे धीरे नदियों के निक्षेपों से ये विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बना। आप जानते हैं हिमालय के जस्ट नीचे ही पाया जाता है ना गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये एक महान मैदान बना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, भारत के भू आकृति विज्ञान को देखा जाए, तो भारत का भू आकृति विज्ञान, भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल व लचीली है। दुर्बल क्यों कहा? क्योंकि आज आप भी देखते हैं, आज भी हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आते हैं। ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनिक और अंतर्जनित बलों की अंतरक्रियाओं से आज भी प्रभावित हैं। तो ऐसे समझिएगा, हिमालयन माउंटेन की हम बात कर रहे हैं। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण इसमें बलन होता है, भ्रंशन होता है और छिप बनते, थ्रस्ट बनते हैं। थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ? लगातार कुछ ना कुछ अंतर्जनित क्रियाएं होती रहती हैं धरती के नीचे। आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद में ये शब्द तो समझ ही जाएंगे क्या होते हैं, ये शब्दों का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, कि हम लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। मतलब इसका मतलब क्या है? ये आपके हिमालय पर्वत हैं, लेकिन यहाँ से नदियां भी निकलती हैं, तो नदियां तो लगातार अपर्दन करेंगी ना, और यहाँ से कुछ निक्षेप भी लेके आएंगी। ये निक्षेप ये क्या कर देंगी? गंगा ब्रह्मपुत्र के पैदान में बिछा देंगी। तो इस तरीके से गार्ज, वी आकार, घाटियाँ, छिप्रिकाएं, जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। आप देखेंगे हिमालय में आपको सब कुछ मिलेगा, बड़ी बड़ी छिप्रिकाएं, वो जलप्रपात भी मिलेंगे। इसका कारण यही है। तो कुछ बेसिक अगर हम बात की जाए, बेसिक बात करें हम, तो जो भू आकृति विज्ञान है भारत का, भू आकृति विज्ञान है, मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से काउंट किया जाए, संरचना, प्रक्रिया, विकास की अवस्था के हिसाब से इसको देखा जाए, तो हम देखेंगे मोटे तौर पर भारत की भू आकृतिक खंडों में इसको 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला, जिसमें आपका हिमालय आ जाएगा मुख्य रूप से, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मैदान, उत्तर भारत का मैदान हो जाएगा, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ही बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा भारतीय मरुस्थल। चौथा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। अभी हम देखेंगे कहाँ पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। और 5वां हो जाएगा इसमें तटीय मैदान, यानी तट के पास जो मैदान है। और 6ठा हो जाएगा इसमें द्वीप समूह। इसका अर्थ क्या हुआ? ये हमारा भारत देश है, प्यारा भारत है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो उत्तरी पर्वतमाला हो गई भारत की, ये मैदान हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र का महान मैदान, जिसके लिए इतिहास में आप लोगों ने पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का संघर्ष देखा था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सुधार देखे थे, कृषि सुधार। और इसके पहले आपने देखा था, उसके भी पहले कि कैसे उत्तरी वैदिक काल में आर्यों के द्वारा ये क्षेत्र वनों से मुक्त किया गया, यहाँ पे कृषि की गई और बाद में महाजनपद पनपे यहाँ पे। तो ये वही क्षेत्र है जो इतिहास के लिए दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण था। प्रायद्वीपीय पठार ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पठार है, ये पूरा क्षेत्र पठार, यहाँ मालवा का पठार भी इसी का भाग हो जाएगा। आगे चल के मरुस्थल, तो आप देखेंगे राजस्थान के पश्चिमी भाग में आप एक मरुस्थल देखेंगे, मरुभूमि। हालांकि अरावली पर्वत के बीच में आ जाने के कारण ये मरुभूमि बढ़ नहीं पाई है, नहीं तो काफी लंबा क्षेत्र होता मरुभूमि का। और इसके बाद में आप देखेंगे तटीय मैदान देखेंगे, तो ये देखेंगे आप पूर्वी तट पर छोटे छोटे खंडों के बढ़ जाने के बाद यहाँ पे मैदान बहुत हद तक देखेंगे आप। ये पश्चिमी घाट खत्म होने के बाद यहाँ भी मैदान देखेंगे आप। और इसके बाद द्वीप समूह, आप जानते हैं भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह,
तो ये महत्वपूर्ण है दोनों। तो ये आप द्वीप समूह भी भारत में देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है भारत का। तो इस तरीके से आपने भू-आकृति विज्ञान में मोटा मोटा अंतर समझा कि भारत किस तरीके से भारत में भू-आकृति विज्ञान बटा हुआ है। तो हिमालय की हम लोकेशन तो जानते ही हैं, ये भारत के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ये उत्तर पश्चिम से लेके उत्तर पूरब तक पाया जाता है पूरा हिमालय। ये आप देख रहे हैं हिमालय की तस्वीर। हालांकि हिमालय के बारे में एक चीज जान लीजिए, जो हिमालय है तो ये देखेंगे आप, यहां से शुरू हो जाएगा हिमालय पूरा, और ये हिमालय पूरे फैला हुआ है। ये जो पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग, ये देखेंगे इसकी ऊंचाई सामान्यतः कम होगी और इसकी ऊंचाई सामान्यतः ज्यादा रहेगी। आप विशाल ऊंची चोटियां प्राप्त होंगी आपको, ये विशाल ऊंची, इसी में आप देखेंगे कंचनजंगा आपको प्राप्त होगी, माउंट एवरेस्ट मिल जाएगी यहीं पर इसी पूर्वी भाग में। ठीक है, तो ये हिमालय का बेसिक देखा। तो आइए हिमालय के बारे में कुछ और बात करते हैं। तो अगर हम हिमालय की बात करें तो दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन में से एक है। हालांकि यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। तो ये दुनिया के सबसे बड़ी पर्वतमालाओं में से एक है। हालांकि सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके दक्षिण अमेरिका में मिलेगी, एंडीज पर्वतमाला। लेकिन सबसे ऊंचाई की दृष्टि से भारत में ही है, जो अब नेपाल में माना जा सकता है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। तो आइए कुछ हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो हिमालय में जो हिमालय है, इसको ये हमने थोड़ा प्रोटोटाइप में बनाया है। तो जो हिमालय है, इसमें कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें बृहत हिमालय हो जाएगा और मध्य हिमालय हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, शिवालिक श्रृंखला भी हो जाएगी। ये जो सबसे नीचे आ जाएगी शिवालिक श्रृंखला, उत्तराखंड के आसपास आपको शिवालिक श्रृंखला देखने को मिलेगी। अगर हिमालय की हम लंबाई की बात करें, पूर्व पश्चिम की लंबाई, तो इसकी लंबाई हो जाएगी कुल मिला के 2500 किलोमीटर हो जाएगी। 2500 किलोमीटर इसका विस्तार है, अराकानियोमा से नामचावरवा तक। ठीक है, ये आपको नामचावरवा मिलेगा म्यांमार में। तो नामचावरवा तक इसकी लंबाई हो जाएगी। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए, जैसे इसकी चौड़ाई कितनी होती है हिमालय की, अगर हम ऐसे देखें, मतलब औसत चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी 160 से 400 किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई हिमालय की। अगर हम विभिन्न जगहों पर चौड़ाई का इसका औसत निकालें तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच, और ये मजबूत लंबी दीवार लेके खड़ा हुआ है। तो इसीलिए हिमालय को कहा जाता है कि हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं है, अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है, जिसकी हमने चर्चा पहले ही की थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब हिमालय की क्षेत्रीय विभिन्नताओं, उच्चावच और पर्वत श्रेणियों के संरेखण के आधार पर इसको हम कुछ और भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो आइए उन भागों को देख लेते हैं। इसको हम सबसे पहले विभाजित करते हैं कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। दूसरा हम करते हैं इसको हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय भी हम इसको बोलते हैं। नंबर तीसरा हम बोलते हैं इसको दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय भी हम इसको बोलते हैं। नंबर चौथा हो जाएगा अरुणाचल हिमालय, जो भारत में हिमालय है। और पांचवा हो जाएगा पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, क्योंकि आप हिमालय का विस्तार देखेंगे ना, तो अगर मेघालय की पहाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो हिमालय का ही विस्तार मिलता है आगे अंडमान निकोबार तक, पूर्वी पहाड़ियां। ठीक है, ये हिमालय का विस्तार हो जाएगा। इसमें कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर हम कश्मीर हिमालय की हम बात करें, तो इसमें अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे काराकोरम, फिर लद्दाख मिलेगी आपको इसमें फिर आपको मिलेगी इसमें पीर पंजाल मिलेगी। पहले इसमें यहाँ पे जास्कर, फिर इसके नीचे पीर पंजाल हो जाएगी। इसमें यहाँ पे ये सबसे लास्ट में पीर पंजाल हो जाएगी। तो इस तरीके से हिमालय का एक लंबी श्रृंखला मिलती है हिमालय की।
पर्वत श्रृंखलाओं की। तो इस तरीके से हिमालय को बांटा जाता है। ये कौन सा हिमालय है? कश्मीर हिमालय। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में है। तो बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में क्या है? जो कश्मीर हिमालय का भाग है। क्योंकि कश्मीर आप देखेंगे ना, कश्मीर इस तरीके से बसा हुआ है। ये हिमालय की बृहत श्रेणियां आई जो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये कश्मीर घाटी यहाँ पे हो गई, कश्मीर घाटी। आगे चल के ऐसे में हिमालय आगे बढ़ता जाएगा। इसमें आप देखेंगे आगे चल के नेपाल काठमांडू घाटी मिल जाएगी, नेपाल घाटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो इस है हिमालय का विस्तार इस तरीके से कुछ हुआ है। ठीक है, ये बीच में घाटियां बनी हुई हैं कुछ, जो हिमालय के बीच में नदियों के कारण छोटी छोटी घाटियां बन गई हैं। तो ये वो वाले स्थान हैं, तो याद रखिएगा। तो इसी के बीच में कश्मीर घाटी और डल झील हमें मिल जाती है, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ये पीर पंजाल है, ये यहाँ पे होगा पीर पंजाल, और ये बृहत हिमालय हो जाएगा ऊपर। तो इसके बीच में हमको क्या मिल जाएगा? प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील हमको मिल जाएगी। तो चलिए, कश्मीर हिमालय में कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कुछ और यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये कश्मीर हिमालय जो है, ये यहाँ पे करेवा मिट्टी पाई जाती है। इसी मिट्टी में जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान आप जानते हैं जीआई टैग मिला हुआ है, इसको केसर भी बोला जाता है। तो इसमें करेवा मिट्टी पाई जाती है, इसमें जाफरान की खेती होती है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। बृहद हिमालय, इसके अलावा इसमें बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, किरास्कर श्रेणी में, फोटूला, लद्दाख श्रेणी में, खरदंगुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे भी स्थित हैं, जो भारत में आने का रास्ता प्रबुद्ध करते हैं, रास्ता खोलते हैं। महत्वपूर्ण इसमें अलवण जल की झीलें भी हैं कुछ, जैसे डल, बुलर तथा लवण झीलें भी हैं, जैसे पेंगोंग सो। मतलब इसमें क्या हुआ, ये खारे पानी की झीलें हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पेंगोंग सो मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी पेंगोंग सो। ये खारे पानी की झीलें हैं, यहाँ पे सोमुरारी। तो और इसमें डल झील जो है, ये डल झील जो है, जो आप जानते हैं कश्मीर की बहुत महत्वपूर्ण झील है, ये सब मीठी झीलें हैं। ठीक है, पेंगोंग सो, सोमुरारी, ये सब मीठे पानी की झीलें हो जाएंगी। डल और बुलर कहाँ पे? कश्मीर में है, याद रखिएगा, कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब इस क्षेत्र से ही गुजरती हैं। हम जानते हैं हिमालय क्षेत्र से ही गुजरती हैं। इसके अलावा हिमालय और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ हम देखते हैं पर्यटक स्थल ही पाए जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, और भी चरार शरीफ, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण यहाँ पे झीलें भी पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। तो हमने हिमालय की डिवाइड की वैसी बात कर ली। ये 3 भागों में डिवाइड होता है। इसको ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री इसको बोला जाता है, लेसर हिमालय यानी छोटे लघु हिमालय को हिमाचल बोला जाता है, और हाउटर हिमालय को शिवालिक बोला जाता है। तो हिमालय का जो डिवाइडेशन है ये 3 भागों में होता है मुख्यतः, ये हमको पता है और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए, इसके अलावा जो हमने एक क्रम देखा तो ये भी याद रखिएगा, इसमें जो ग्रेटर हिमालय हिमाद्री हो गया, लेसर हिमालय हिमाचल हो गया, और आउटर हिमालय शिवालिक हो गया। इसके अलावा इसका एक और विभाजन होता है, एक आधार पर और विभाजन होता है, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और अगर इसको आम भाषा में कहें तो हम तिब्बती हिमालय बोलते हैं, इसको तिब्बती हिमालय बोलते हैं। ये 4 समांतर संरचनात्मक भागों में इसको बांटा जाता है। बेसिकली हिमालय को ये निर्माण की आयु के आधार पर इसका विभाजन ये किया जाता है। याद रखिएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। आइए आगे कुछ और बात कर लेते हैं हिमालय के बारे में ही। तो हिमालय के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे तो अनुदैर्ध्य उत्क्रम को समझ लेते हैं। आखिर हिमालय का विकास कैसे हुआ धीरे धीरे करके। तो आप देखेंगे, अब हमने शुरुआत में बात की थी कि जो गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की तरफ बढ़ी, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ती गई, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ती गई। ऐसे में यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले जो थ्रस्ट लगा होगा एशिया महाद्वीप और भारतीय प्लेट के बीच में, काफ़ी जोर का थ्रस्ट लगा होगा। तो ऐसी इसी आधार पे हम इसमें कई सारे भ्रंश पाए जाते हैं, फॉल्ट पाए जाते हैं।
तो इन भ्रंशों को देख लेते हैं। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने पर, दक्षिण से उत्तर की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा मेन फ्रंटल थ्रस्ट। मेन फ्रंटल थ्रस्ट, इसका अर्थ क्या है? ये इसको MFT बोलते हैं। MFT और MBT के बीच में, MFT और MBT। MBT क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट है ये। तो इसके बीच में आपको शिवालिक का विस्तार देखने को मिलेगा। शिवालिक का विस्तार देखने को मिलेगा। इसके अलावा MBT और MCT, MBT जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है और MCT में यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ऐसे ही आपको इसके बीच में लघु हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। क्योंकि हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ आया, वो यहाँ धीरे धीरे करके, तो हम इसका इस तरीके से अध्ययन करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे लघु हिमालय का विस्तार मिल जाएगा इसके बीच में। और इसी के तरीके से आप ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ, सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है, इसका विस्तार हमको देखने को मिलेगा MCT के ऊपर। ठीक है, हायर हिमालय में। बाकी इसके ऊपर हमको देखने को मिलता है जो तिब्बत हिमालय मिलता है। इसको एक बार और देख लीजिए, ऐसे देखना है जैसे ये हिमालय है हमारा, तो आप देखेंगे ये ट्रांस हिमालय पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा जो हिमाद्री हो जाएगा, हिमाद्री और थोड़ा सा ऊपर से ही हम लेंगे। इसके बाद में हमारा लघु हिमालय हो जाएगा, यहाँ पे आपका शिवालिक श्रेणी तक आ जाएगी। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में यहाँ पे कश्मीर घाटी डेवलप हो जाएगी। आगे चल के नेपाल घाटी भी हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हिमालय का कुछ विभाजन है जो आपको याद रखना चाहिए। आइए कुछ राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, हिमालय के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये भारत को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करता है हिमालय हमें। तो हिमालय के बारे में हम देखते हैं। तो भारत जो हिमालय है, ये प्रमुख हिमालयी राज्य कौन कौन से हमारे यहाँ पे? तो इसमें देखेंगे जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सब हमारे यहाँ पे, ये जो आप भारत के राज्य देखेंगे हिमालय से लगे हुए हैं, हिमालय के इलाके में आते हैं। और हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो हिमालय के पश्चिमी भाग है, इसकी ऊंचाई की अपेक्षा जो ये वाली ऊंचाई है, पूर्वी भाग की ऊंचाई है, ये ऊंचाई यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ की ऊंचाई की अपेक्षा, और विविधता भी यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे भी आप जानते हैं, जब हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे तो जानेंगे हॉट स्पॉट जोन में भी आता है हिमालय, IUCN की दृष्टि से। ठीक है, IUCN यानी जैव विविधता की दृष्टि से। अभी ऐसे समझ लीजिए, बाद में IUCN के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रहेगा, आपको काम का रहेगा। बाकी इसका हम हिमालय का उत्थान देख ही चुके हैं कि ये तृतीय कल्प का पर्वत है, तृतीय महायुग का पर्वत है और बहुत नया पर्वत है। ठीक है, तो कुछ और बात कर लें। जो शिवालिक श्रेणी हो, लघु हिमालय है, शिवालिक श्रेणी है और लघु हिमालय है, इसके बीच में कुछ दून और द्वार पाए जाते हैं। ये कुछ घाटियां होती हैं जिनको दून और द्वार कहा गया, जैसे देहरादून हो जाएगा, कोटली दून हो जाएगा, इसी तरीके से हरिद्वार हो जाएगा। ये कुछ घाटियां पाई जाती हैं। और जब हम हिमालय के पर्वत पादीय क्षेत्र की बात करेंगे, जहाँ हमारे हिमालय के पर्वत पादीय क्षेत्र की बात करेंगे, जो निचला हिमालय है, इसके पर्वत पादीय मतलब निम्न स्तर की क्षेत्र की बात करेंगे, जहाँ से मैदान शुरू हो जाते हैं, तो इसमें कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाया जाता है भाबर। ये जो आपका गिरिपथ क्षेत्र जो होता है, फुट हिल जो क्षेत्र होता है पश्चिम में, और ये जो नीचे का क्षेत्र होता है, इसमें पाया जाता है समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्य अवस्था 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी, जो हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण कंकड़ और बजरी के कारण निर्मित हुआ मैदान होता है। मैदान टाइप का आप मान सकते हैं, कंकड़ और बजरी। यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यहाँ पर कंकड़ और बजरी होता है जो ऊपर से लेके आई होती हैं कि थोड़ी देर के लिए नदियाँ गायब हो जाती हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद में इसमें बहुत ज़्यादा संरचना होती है और गायब हो जाती हैं, यहाँ पे सूखी दिखाई पड़ती हैं नदियाँ। फिर इसके बाद में होता है भाबर मैदान की चौड़ाई
पूरब में कम और पश्चिम भाग में यहाँ पे ज़्यादा हैं, ऐसा माना जाता है। पूरब भाग में यहाँ पे कम होती है, पश्चिम भाग में अधिक होती है। और इसके दक्षिण में एक दलदली क्षेत्र होता है 15 से 20 किलोमीटर का। 15 से 20 किलोमीटर का दलदली क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई कहा जाता है। इसको तराई कहा जाता है, ये 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र को। यहाँ पे नदियाँ दोबारा प्रकट हो जाती हैं और ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ हो जाता है, बहुत उपजाऊ माना जाता है। तो ये आपको 2 क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में पहले ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये तो आप याद रखिएगा। तो ये आपके लिए सारी काम की जानकारी हो जाएगी। और बाकी एक चीज और जान लीजिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो हम इसके बारे में जब भारत का और हम पढ़ेंगे राज्यों के बारे में तो हम वहाँ पे भी देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलें, तो आज हम हिमालय के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें समझी, हमने इसका जन्म समझा, हिमालय का आखिर जन्म कैसे हुआ, हमने इसके बारे में ये समझा इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं। इसके बाद हमने ये समझा कश्मीर घाटी का कैसे बनी और कश्मीर घाटी कहाँ पे है, नेपाल घाटी, हिमालय के विभाजन समझा, विभिन्न विभाजन। इसके बाद हमने भाबर तराई के बारे में जाना, भाबर में नदियाँ गायब हो जाती हैं, दोनों द्वार क्या होते हैं ये भी समझा। हमने थ्रस्ट भी समझे कि किस तरीके से जब हिमालय है, भारतीय प्लेट है, उत्तर में बढ़ती गई, फिर इसके बाद में एशिया महाद्वीप से टकराई तो कैसे यहाँ पे हिमालय बना। तो इसके बारे में हमने थ्रस्ट के बारे में भी समझा, थ्रस्ट यानी फोर्स के बारे में, जब टकराया हिमालय, ये भारत और भारतीय प्लेट टकराई, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल हम अगर दूसरे फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे भारत में हैं, पर्वतमाला के अलावा इन हम और अवयवों के बारे में भी कल जानेंगे, जिसमें मैदान, मरुस्थल ये सब भी शामिल होंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। नमस्कार।